अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो रही है, तो हम ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे 1 से लेकर 9 तक, और आइटम 2 और 4 डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम ये जो 9 टॉपिक है इनको जो है ना हम इसको आगे करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये कार्नो रेफ्रिजरेशन साइकिल हमने आपको अगर याद हो तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था। थर्मोडायनेमिक्स 1 में भी पढ़ाया था और थर्मोडायनेमिक्स 2 में भी पढ़ाया था। So it is the most efficient cycle and valid for gases as well as vapors. तो कार्नो की डेफिनेशन ये है कि ये एक आइडियल साइकिल है, ये इमेजिनरी साइकिल है, ये रियलिटी से हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये आइडियल हैं। इसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होता है विदाउट फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, और कांस्टेंट टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर सोर्स और सिंक। लो टेम्परेचर सोर्स होता है, हाई टेम्परेचर सिंक होता है। लो टेम्परेचर सोर्स का मतलब ये कि हम जिस जगह को कूल करना चाहते हैं, फ्रिज का इंटीरियर है या एयर कंडीशन रूम है, तो वो लो टेम्परेचर सोर्स कहलाएगा, क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे हीट देता है सिस्टम को। सिस्टम वो वर्किंग सब्सटेंस है जो मशीन में काम कर रहा है। और ये जो T2 T1 जो है हाई टेम्परेचर है, T2 लो टेम्परेचर है, और हीट हम खारिज करते हैं एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर हाई टेम्परेचर सिंक कहलाता है। तो इसी को रेफ्रिजरेशन कहते हैं। तो अगर हम C A B C D पढ़ें देखें तो ये TS डायग्राम पे ये साइकिल यूँ बनता है जिस डायग्राम में दिखाया गया। ये TS डायग्राम है। तो ABCD एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस, ये 4 प्रोसेसेस हैं। हीट ट्रांसफर जो है ना एक कांस्टेंट वेरी लिमिटेड फाइनाइट इनफिनिटेबली स्मॉल डेल्टा टी होता है, ये एक एजम्पशन है। दूसरी एजम्पशन है कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, उसमें कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं है। और तीसरी एजम्पशन ये है कि हीट ट्रांसफर लो टेम्परेचर सोर्स और हाई टेम्परेचर सिंक दोनों में हीट ट्रांसफर की जो डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल है, अप्रोचिंग टू जीरो। इसको हम यूँ लिखते हैं डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, क्योंकि हीट ट्रांसफर के बगैर टेम्परेचर डिफरेंस के बगैर हीट ट्रांसफर होता ही नहीं है, इसलिए हम इसको अप्रोचिंग जीरो करते हैं, तभी आइडियल साइकिल बन जाता है। तो हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स 1 में और 2 में कि इसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा होती है, और उसकी जो एजम्पशंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और यहाँ भी अनलिस्टेड है सोर्सेज ऑफ इरिवर्सिबल लॉसेस, कि अगर जहाँ प्रेशर ज़्यादा हो, जहाँ एक्सपेंशन में यानी क्लियरेंस वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा हो, जहाँ लीकेजेस हो रही हो रिंग्स में, लीकेज थ्रू डिस्चार्ज और सक्शन हो रही हो, सिलेंडर हीटिंग हो रही हो, तो इसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी होती है। तो आइडियल साइकिल में हम एज्यूम करते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, लिहाजा ये आइडियल साइकिल है, सो इरिवर्सिबिलिटी कहीं भी नहीं होगी, इसलिए इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो सबसे बेहतर होगी। बस इसके बाद हम जाते हैं आगे वेपर कंप्रेशन साइकिल पे। इसको डिटेल मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में, इसके प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, और इसका भी इंट्रोडक्शन हमने आपको थर्मो 1 में और थर्मो 2 में करा दिया था। तो ये जो है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और एवेपोरेटर, ये 4 मेजर कंपोनेंट है, और 5वां कंपोनेंट ये जो ज्वाइनिंग पाइप्स हैं, ये जो जिसके थ्रू ये सर्कुलेशन हो रहा है, और ये क्रॉस साइकिल है 1 2 3 4 1, ये क्रॉस साइकिल है। और हीट ट्रांसफर हो रही है एवेपोरेटर में QA है, और हीट रिजेक्टेड हो रही है कंडेंसर में Q। वेपर कंप्रेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें लिक्विड लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड जो हाईली वोलेटाइल होता है, ज़रा सी हीट उसको पहुंचे तो वो वेपर बन जाता है, और वो वेपर चूँकि लो प्रेशर होता है, वो फिर उसको दोबारा कंडेंस करना मकसद होता है, ताकि दोबारा वो वही वेपर दोबारा यूज़ हो, तो उसको लिक्विड बना के लाना होता है, इसलिए हमें एक कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है। कंप्रेसर लो प्रेशर से वेपर को सक करता है, कंप्रेस करता है, और हाई प्रेशर पर डिस्चार्ज करता है कहाँ, कंडेंसर में। तो कंप्रेसर के 3 फंक्शन हुए, सक्शन फ्रॉम लो प्रेशर, कंप्रेशन टू हाई प्रेशर एंड डिस्चार्ज टू हाई प्रेशर कंडेंसर। कंडेंसर हाई प्रेशर इसलिए कि वहाँ एनवायरमेंटल टेम्परेचर हाई है, बाहर की हवा से हम इसको कूल करते हैं, या वाटर कूल भी होते हैं, तो बाहर के वाटर से इसको कूल करते हैं। तो क्यों रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट होती है, उससे हाई प्रेशर पे जब कूल करते हैं वेपर को तो वो लिक्विड बन जाता है। जब वो लिक्विड बन जाता है तो अब वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, तो उसको हम डायरेक्ट एवेपोरेटर पे नहीं भेजेंगे, वो तो सिस्टम गर्म हो जाएगा, लिहाजा हम उसको लो प्रेशर पे फिर लाते हैं, लिक्विड को एक एक्सपेंशन वाल्व से या कैपिलरी ट्यूब से गुजारते हैं, जिसको हम एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं, एक्सपेंशन डिवाइस कहते हैं। तो उससे प्रेशर
0.3 से 0.4 लो प्रेशर हो जाता है। तो इस तरीके से दोबारा जो लिक्विड वेपर बन गया था वो लिक्विड दोबारा आ जाता है और साइकिल क्लोज हो जाता है। तो चूंकि यहाँ कंप्रेसर की जरूरत होती है, इसलिए टाइप्स ऑफ वेपर कंप्रेशन को अकॉर्डिंग टू कंप्रेसर टाइप भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू रोटरी कंप्रेसर है। तो इसके अंदर मजीद सब क्लासिफिकेशन है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दो किस्म के होंगे, सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर। अब मल्टी सिलेंडर 3 किस्म के होंगे। तो आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन के अंदर मजीद क्लासिफिकेशन बनती जा रही है। तो इसलिए हमने आपको मुख्तसर तरीके से समझा दिया है कि एक होता है वी टाइप, डब्ल्यू टाइप, रेडियल टाइप। जो अरेंजमेंट है कंप्रेसर्स का उस लिहाज से इसको हम कहेंगे कि ये फलां टाइप। तो रोटरी कंप्रेसर इसलिए कि वो इसमें रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन सिलेंडर नहीं होता, बस एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर रोटेट कर रहा होता है और अंदर वाला सिलेंडर जो रोटेट कर रहा था उसको रोटर कहते हैं। बाहर वाला सिलेंडर जो हॉलो होता है और वो उसके अंदर अंदरूनी सिलेंडर जो है वो रोटेट कर रहा होता है और उसके अंदर वेंट्स पट्टियां लगी होती हैं जो कि उसको कंप्रेशन का काम करती हैं। तो जब आप इसकी पिक्चर देखेंगे डिटेल में तो आपको नजर आएगा। ये भी हमने थर्मो 2 में आपको पढ़ाया है, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, उसमें ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। वेन टाइप होता है, रोलर टाइप होता है और मल्टी वेन टाइप। तो स्क्रू टाइप भी कंप्रेसर होते हैं। जब एक स्क्रू है जो रोटेटिंग है, दूसरा जो है ना एक ड्राइव करता है, दूसरा उसको ड्रिवन होता है। तो उसको स्क्रू के अंदर स्क्रू एक दूसरे के अंदर इंगेज हो जाते हैं गियर की तरह, और उन गियर के अंदर यानी कि स्क्रू के अंदर जो खांचा बनता है दो स्क्रू को जोड़ने से, और वो एक दूसरे को रोटेट करते हैं। तो उसमें जो खांचा बनता है वो उस यानी कि हॉलो स्पेस बनती है, स्क्रू स्पाइरल, वो जो है कंप्रेशन का काम करती है। फिर वो कंटिन्यूसली उसका साइज कम होता जाता है। बिगिनिंग में बड़ा होता है उसका होल और आखिर में छोटा हो जाता है, उससे कंप्रेशन होता है। इसको हम स्क्रू टाइप कहते हैं। एक होता है स्क्रोल टाइप कंप्रेसर, इसको हम प्लेनेटरी टाइप भी कहते हैं क्योंकि ये जो है प्लेनेट की तरफ इसका जो है ना ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटिंग स्क्रोल। दो रिंग्स होते हैं स्क्रोल कॉयल की तरह। आपने मच्छर मारने वाली वो कॉयल जलाई होगी कभी घर में, जलेबी की तरह होती है। तो वो दो कॉयलों को आपस में एक के अंदर दूसरे में डालें और एक फिक्स और दूसरी रोटेट कर रही है, दोनों रोटेट करें दूसरे के अगेंस्ट में ऑर्बिट की तरफ, तो उसको हम कहते हैं स्क्रोल टाइप, और उससे भी कंप्रेशन प्रोसेस होता है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप, तो ये जो आपके घर में पंप होता है पानी का, तो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इसी को अगर हम गैस के लिए इस्तेमाल करें इस तरह के कंप्रेसर को, तो वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहलाएगा। क्योंकि एक रोटर होता है, रोटर की इनलेट जो है ना वेन्स होती हैं, वहाँ से इंटर होती है एक्सियली, और रेडियल वेन्स होती हैं। और जो रोटर है बहुत तेज़ी से हाई स्पीड से 3000 RPM या उससे भी ज़्यादा रोटेट करता है, तो उससे सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से हाई स्पीड जो है ना गैस खारिज होती है रेडियली। तो एट दी सर्कमफेरेंस पे जाकर वो जो है ना एक हॉलो पाइप हम बनाते हैं जिसका रेडियस, जिसका जो है ना डायमीटर मुसलसल इंक्रीज होता है। कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डायमीटर का पाइप जब रोटेट गोलाई की शक्ल में जब घूम के जाता है तो वो एक बहुत बड़े डिफ्यूज़र का काम करता है। ये डिफ्यूज़र में उसका फिर ये हाई वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दिया जाता है, हाई प्रेशर में वेलोसिटी डाउन हो जाती है और उससे ये होता है प्रेशर कंप्रेशन प्रोसेस है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल टाइप कहते हैं। रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर की एक और तरीका भी है क्लासिफाई करने का, और वो है क्लासिफिकेशन या कैटेगरी करने का कि वो कंप्रेसर कैसा बना हुआ है। कंप्रेसर की कंस्ट्रक्शन तो हमने बता दी, ऊपर कितने टाइप हैं, सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रू टाइप और सेंट्रीफ्यूगल, स्क्रोल वगैरह। लेकिन इन्हीं कंप्रेसर को अगर हम एक कंप्रेसर को आउटर शेल के अंदर बंद कर दें कम्प्लीटली, बाहर की एयर से उसका कोई ताल्लुक ना हो, तो उसको हम कहते हैं हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। तो उसको हम हर्मेटिक कंप्रेसर कहेंगे। और एक कंप्रेसर है जिसकी मोटर बाहर होती है लेकिन सिलेंडर पिस्टन वगैरह वो हर्मेटिकली सील्ड होते हैं, तो उसको हम सेमी हर्मेटिक कहते हैं। और एक कंप्रेसर होता है ओपन टाइप, तो उसमें कोई चीज़ सील्ड नहीं होती, इनलेट और आउटलेट के अलग अलग पोर्ट्स होती हैं और कंप्रेसर बजाय खुद एक्सपोज टू आउटसाइड एयर होता है। तो ये 3 किस्में और भी हैं कंप्रेसर की जो आपने पढ़ ली। अब रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर एफिशिएंसी हमने पढ़ी थी वो एयर कंप्रेसर की थर्मोडायनामिक्स में, लेकिन यहाँ हम रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर की एफिशिएंसी उसी तरीके से पढ़ेंगे कि
यानी कि वॉल्यूमेट्रिक जो एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और क्लियरेंस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तो हम डिफाइन करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी परफॉर्मेंस कंप्रेसर की होती है। तो वॉल्यूमेट्रिक बंद करें, माइक बंद करें। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का ताल्लुक उस गैस से है जो टॉप डेड सेंटर में जब पिस्टन जाता है और डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है तो फिर डिस्चार्ज बंद होकर सक्शन जो ही खुलता है उससे पहले पहले वो एक्सपेंशन होता है जो ऑलरेडी एयर बच गई है क्लियरेंस वॉल्यूम में, वो हाई प्रेशर पे होती है, वो एक्सपेंड करने में मदद देती है। वो जब एक्सपेंड करती है तो वो फिर बाहर की एयर के लिए जगह कम पड़ जाती है, उसकी वजह से एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट में और एक्चुअल सक्शन वॉल्यूम में बड़ा फर्क होता है। इस फर्क को जो रेशो है उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो ये डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम डिवाइड बाय सक्शन वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से, तो डिवाइड बाय 100, तो ये आपका जनाब आपका मास फ्लो रेट मालूम करने का एक तरीका है। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय सक्शन वॉल्यूम। उसके बाद जो है पावर, यानी कि कंप्रेसर पावर कैलकुलेट करने का तरीका है कि मास फ्लो रेट आपको मालूम होना चाहिए। मास फ्लो रेट जो है उसका ताल्लुक जो है ना इससे है कि आपने कितना वर्क किया, तो वर्क का अंदाज़ा आपको डेल्टा एच पर केजी वर्क डन इज चेंज इन एंथैल्पी, आइसेंट्रोपिक वर्क डन ऑन द कंप्रेसर पर यूनिट मास इज डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रेफ्रिजरेंट, और मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे द टोटल वर्क इन किलोवाट, आपके सामने आ जाएगा। तो असाइनमेंट जो है ना उसके बाद हम आपको देंगे रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर पे, वो मैं अलग से आपको ये वाले सवाल आपको दे दूंगा, यहाँ भी लिखे हुए हैं। और डेल्टा एच जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ गैस किलोजूल, यही साइकिल वेपर कंप्रेशन साइकिल पीवी डायग्राम पे आपको नजर आएगा। 1 2 3 4, 1 2 कंप्रेशन और 2 3 जो है ना ये डिस्चार्ज, और 3 4 जो है ना री एक्सपेंशन ऑफ द एंट्रैप्ड गैस। ये जो है क्लियरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक बी और सी के दरमियान जो फासला है, यहाँ टॉप डेड सेंटर में पिस्टन यहाँ रुक जाएगा, और जो ही ये रिवर्स स्ट्रोक यानी कि सक्शन स्ट्रोक होगा तो ये अंदर वाली गैस एक्सपेंड होगी और अपना वर्क करेगी। तो टोटल नेट वर्क डन इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज दिस साइकिल 1 2 3 4, और पीवी रेज़िड्यू अगर ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो प्रोसेस 1 2 और 3 4 का फार्मूला ये होगा, पीवी रेज़ टू कापा इज इक्वल टू कांस्टेंट कापा इज इक्वल टू CP upon CV। एरिया 1 2 3 4 को मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रल साइक्लिक इंटीग्रल VdP। तो ये हमने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, यहाँ रिवाइज हो रही है। उसके बाद एक होता है वैक्यूम रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी शायद वक्त अभी है ख़त्म होने को तकरीबन। तो हम सम अप कर देता हूँ मैं, आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने जो है ना ये इंट्रोड्यूस किया है कि हम ये 9 किस्म के रेफ्रिजरेशन टाइप्स पढ़ेंगे, और उसमें से पहली टाइप जो है ना ये रिवर्स कार्नोट साइकिल, ये आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है। इसमें अजम्पशंस जो हैं वो हमने एज्यूम किए हैं कि कोई भी प्रोसेस में इरिवर्सिबल नहीं होता, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस हाईएस्ट होती है। और वेपर कंप्रेशन साइकिल में हमने सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज कंप्रेशन, कैस्केड, बाइनरी, ये हम इसकी तफसील जो है ना नहीं पढ़ेंगे, बस यहाँ नहीं पढ़ेंगे इस लेक्चर में या इस टॉपिक में। आगे चैप्टर 10 आएगा, उसमें डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे। स्टीम जेट वैक्यूम, यहाँ अगर हम रुक गए थे तो वेपर कंप्रेशन में हमने क्या पढ़ा, उसका पीवी डायग्राम पढ़ी, उसकी TS डायग्राम देखी, और उसमें टाइप्स मेजर पार्ट उसका जो कंपोनेंट है वो कंप्रेसर है। तो डिपेंडिंग अपॉन कंप्रेसर टाइप्स उसी तरह क्लासिफिकेशन होती है, कंप्रेसर कई किस्म के होते हैं, उसकी क्लास हमने उसकी टाइप्स हमने डिस्कस की। तो इस पर हम यहाँ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल जो है ना आपको अभी आप थक तो नहीं गए, दिन को आप क्लासें नहीं थी, अभी आप थक तो नहीं गए? अगर थक नहीं गए तो अभी मैं 5-10 मिनट और क्लास ले लूँ, दूसरी मीटिंग अरेंज कर। सर बच्चे बहुत कम है सर। यार जितने भी, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, 7 है, 6 की हाजिरी है। बच्चे नहीं आएंगे तो क्लास नहीं होगी, ये एक भी होगा तो क्लास तो होगी। बच्चों को बता दें आप अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप अपना नुकसान कर रहे हैं, हम क्लास में भी होते हैं तो बच्चे तो पूरे नहीं आते।
फिजिकल क्लास में भी बच्चे पूरे कभी नहीं आते, और ओडीएल में तो बिल्कुल अपनी मर्जी करते हैं। तो ये बालिग बच्चे हैं, अक्लमंद बच्चे हैं, माँ बाप को चाहिए, हम स्कूल के बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को तो नोटिस भेजा जाता है माँ बाप को कि बच्चों को हाजिर करें, लेकिन हम जो है ये काम नहीं करेंगे। हम सिर्फ उनकी अगर हाजिरी लगाएंगे, और हाजिरी जब जिसकी होगी वो इम्तिहान में नहीं बैठ पाएगा और उसकी सप्लियाँ आएंगी और वो नाकारा इंजीनियर बनेगा। तो उनसे दरख्वास्त है कि इंजीनियर बनना है तो सही इंजीनियर बने, वरना अपना माँ बाप अपना वक्त ज़ाय ना करें, माँ बाप का पैसा ज़ाय ना करें, कोई और काम कर लें और पैसे भी बचा लें। तो बेहतर है कि प्लीज़ आप लोग हाजिरी पूरी करें, आपकी वजह से हम बाकी सबका जो आए हुए उनका वक्त ज़ाय नहीं करेंगे। ठीक है, हर एक का वक्त कीमती है। टीचर भी, ओके टीचर को भी जो है ना इदारा तनख्वाह देता है, और उस इदारे को आपके माँ बाप फीसें देते हैं, ये सब ज़ाया हो जाएगा। तो आप लोग जितने भी, चाहे 2 भी आए, 1 भी आए, मैं क्लास लूँगा, उनको बता दें आपके ना आने से क्लास मुलतवी नहीं होगी, और क्लास मुलतवी करके सबका नुकसान नहीं होगा, जो नहीं आएगा उसका नुकसान होगा। तो अब बताइए, मैं दूसरा लेक्चर ले लूँ? 5 मिनट का वक्त है, देख 10 मिनट का। सर नेक्स्ट टाइम ले लें सर, कल से। अच्छा चलो, आप ये जो आपके लैब के पीरियड है ना, इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकली जब आप मिड टर्म के बाद आएंगे, मिड टर्म का ध्यान देने आएंगे, तो उसके बाद आपकी फिजिकल क्लासें शुरू होंगी, तो उसी में आपकी लैब भी हो जाएगी, और उसी में आपका प्रैक्टिकली लैब होगी, वर्चुअली नहीं होगी। ऐसा तो नहीं है कि हम वीडियो पे आपको लैब करके दिखा दें, ठीक है? जी सर बिल्कुल सर। लिहाजा ये जो लैब के पीरियड्स हैं वो हम लेक्चर में, मेरे जो मिस हो गए, या कोई भी टीचर है जो लेना चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू। ओके सर। आइंदा वक्त है, सबसे कहेंगे अपना नुकसान न करें और क्लास अटेंड करें।